हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया है। जो हमारा सबसे पहला वर्गीकरण में जो बिंदु आता है वह है आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से ट्रांसफार्मर आते हैं या उनके संबंध में क्या क्या जानकारी होती है। तो पहला आउटपुट वोल्टता के संबंध में ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। वर्गीकरण में जो हमारा पहला आधार है वह है आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। इसमें दो प्रकार के ट्रांसफार्मर को शामिल किया जाता है। जो पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम उच्चायक बोलते हैं, और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम अपचायक बोलते हैं। इसमें जो आउटपुट में हमें वोल्टता प्राप्त होती है उसी के आधार पर हमने इसमें ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किया है। यदि हमें आउटपुट में ज़्यादा वोल्टता प्राप्त हुई तो हमने उसको उच्चायक बोल दिया, और यदि कम आउटपुट वोल्टता प्राप्त हुई तो हमने क्या बोल दिया, अपचायक बोल दिया। अब पहला इसमें जो है उच्चायक ट्रांसफार्मर जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जिसको आप लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम जो इनपुट वोल्टेज देते हैं वह कम होता है और जो आउटपुट वोल्टेज हमें प्राप्त होता है वह ज़्यादा होता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी बोल सकते हैं कि इसकी जो प्राइमरी होती है उसमें कम लपेट होते हैं, और जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें अधिक लपेट होने की वजह से हमको आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त होता है। स्टेप अप प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज बहुत कम किया जाता है। इनका यूज जनरली जो जहां पर विद्युत उत्पादन होता है, जिनको हम जनरेशन स्टेशन बोलते हैं, वहां पर इनका यूज किया जाता है। वहां क्या होता है कि जो विद्युत का उत्पादन होता है वह जनरली 11 kV या 33 kV पे हमारे भारत में ज्यादातर किया जाता है। अब उस वोल्टता को स्टेप करने के लिए हम क्या करते हैं कि वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जो कि 11 kV या 33 kV में जो वोल्टता का उत्पादन हुआ है उसको अप कर देता है। उसको वह 220 kV में भी बदल देता है, 132 में भी बदल देता है, या आपकी जो 400 kV होती है उसमें भी स्टेप अप का कार्य किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आपको यह भी देखने को मिलेगा, एक एग्जाम में मैंने नोटिस किया था कि वहां पूछा गया था कि जो हमारे घर में अप्लायंस होते हैं या जो घर में टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज जहां भी लगे होते हैं ट्रांसफार्मर, वहां पर कौन से अप्लायंस में स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा टेलीविजन होता है, टीवी, उसमें भी हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। लेकिन यदि वो पूछे कि टीवी रिसीवर, तो टीवी रिसीवर में क्या लगा होता है, स्टेप डाउन। लेकिन यदि टेलीविजन की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। अब यदि इसके हम डायग्राम की बात करें तो किस प्रकार से इसका डायग्राम होगा वो हम आपको बोर्ड पर बना के बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ये हमारी क्या हो गई, कोर हो गई। ठीक, अब स्टेप अप है तो जो हमारी यहाँ प्राइमरी, मान के चलो ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक, इसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी वाइंडिंग। ये हमारी हो गई ये हो गई हमारी प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक, जिसको आप क्या बोलते हो, कभी कभी इनपुट
सेकेंडरी बाइंडिंग होगी, इसमें लपेट की संख्या जो हमें आउटपुट में वोल्टेज चाहिए उसके हिसाब से हम इसमें बाइंडिंग की संख्या रखते हैं। मान के चलो यहाँ पर हमने 11 kV दिया, ठीक, और यदि हमको यहाँ 33 kV चाहिए तो हम इसके 3 गुने यहाँ पर क्या रखेंगे, टर्न की संख्या रखेंगे। मान के चलो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 12 टर्न की संख्या हमको रखनी पड़ेगी। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो मतलब हमको क्या है, इसके 3 गुने क्या रखनी पड़ेगी, संख्या रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा सेकेंडरी में, जो हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग है, जो हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग है, इसमें हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा 33 kV, हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि कैसे वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है बाइंडिंग की संख्या को बढ़ाकर, ठीक। और इसके बारे में तो आपको पता ही है, एक कोड है प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक। और इसको आप लोग कभी कभी एक लोड बाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं, किसको, इसको कभी कभी क्या बोल दिया जाता है, लोड बाइंडिंग, ठीक, क्योंकि इसमें लोड जोड़ा जाता है। तो कभी कभी आपको इसका नाम लोड बाइंडिंग के नाम से भी आपको क्या है, सुनने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी को समझ में आया कि क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, ठीक। अब जो हमारा अगला ट्रांसफार्मर, हाँ इसमें एक चीज और है कि जब हम वोल्टेज का उत्पादन करते हैं तो वहां पर हम मात्र 3 फेज का उत्पादन करते हैं, 3 फेज सप्लाई का उत्पादन करते हैं। वहां पर हमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती है, इसलिए आप ध्यान रखना कि जब हम उत्पादन करते हैं तो वहां पर जो हम प्रणाली अपनाते हैं ट्रांसफार्मर अप में, वह हम डेल्टा डेल्टा प्रणाली अपनाते हैं। कौन सी प्रणाली अपनाते हैं, डेल्टा डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है 3 फेज आएंगे और अप होके 3 फेज बाहर निकल जाएंगे, ठीक। तो इसमें ध्यान रखना, डेल्टा डेल्टा प्रणाली का यूज हम स्टेप अप या जहां पर हमारी बिजली बनती है वहां पर क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब जो हमारा अगला प्रकार है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा आउटपुट वोल्टता के आधार पर अगला ट्रांसफार्मर है वह है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसको हम अपचायक ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो हम इनपुट में वोल्टेज देंगे वह ज़्यादा होगी और जो हमें आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त होगी वह कम होगी। कहने का मतलब यह है कि इसकी प्राइमरी बाइंडिंग में लपेटों की संख्या या टर्न की संख्या अधिक होगी और जो आउटपुट या सेकेंडरी बाइंडिंग में टर्न या लपेटों की संख्या क्या होगी, कम होगी। इसका यूज आप जो चारों तरफ अपने देखते हैं मैक्सिमम जगह पर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही देखने को मिलेंगे। आपका जो सब स्टेशन होता है, जैसे कि बड़ा सब स्टेशन है 220 kV का है तो वह आपको 33 kV डाउन करके सब स्टेशन को भेजता है। जो 33 kV वाला सब स्टेशन है वह डाउन करके आपको 11 kV आपकी कॉलोनी में भेजता है और जो कॉलोनी में आपके जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वह स्टेप डाउन करके आपको 440 वोल्ट आपके 3 फेज सप्लाई में आपको घर या किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रदान करता है, जिससे कि आपके सभी अप्लायंस चलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यह एक स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है जो क्या करता है, हाई वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलने का कार्य करता है। यदि हम इसका डायग्राम समझने की कोशिश करें तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी कोर हो जाती है, ये हमारी कोर है, ठीक। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि जो हमारा सब स्टेशन होता है 33/11, ठीक, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो हमारी प्राइमरी है, जो हमारी प्राइमरी बाइंडिंग है, जो हमारी प्राइमरी बाइंडिंग है उसमें कितनी सप्लाई आती है, उसमें 33 kV सप्लाई आती है। लेकिन हमको आउटपुट में कितनी मिलती है, हमको आउटपुट में मिलती है 11 kV सप्लाई, ठीक, जो कहां पर आती है, हमारी कॉलोनी वगैरह में आती है। अब यदि इसमें टर्न की संख्या
इसमें यदि टर्निंग की संख्या 9 है तो इसमें टर्निंग की संख्या कितनी होगी, 3 है। या हम यदि यह भी बोल सकते हैं क्या कि इसमें टर्निंग की संख्या मान के चलो 300 है, 300 टर्न, तो इसमें कितने होंगे, 100 टर्न है आपको यहाँ पर इसमें क्या है देखने को मिलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, अब ये आपकी प्राइमरी हो गई, ये आपकी क्या है सेकेंडरी है। कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये आपकी कोर है, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो आपके चारों तरफ वोल्टेज को कम करने के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं वह सभी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कि हाई वोल्ट लेने के बाद 11 kV 33 kV वोल्टेज को क्या करते हैं, डाउन करते हैं। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो हमारा सब स्टेशन में जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा होता है वह होता है डेल्टा स्टार प्रकार का। ठीक, यह क्वेश्चन पेपर में आया है कि जो हमारे सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर या जिसको हम पावर बोलते हैं, पीटीआर बोलते हैं, वह कौन से कनेक्शन में जुड़ा होता है। ठीक, तो आप उसको लिए ध्यान रखना वो किस में जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है डेल्टा स्टार में। किस में जुड़ा होता है, डेल्टा स्टार में। कहने का मतलब उसमें 33 kV के 3 फेज आते हैं, लेकिन उसकी बाइंडिंग जो आउटपुट बाइंडिंग होती है उसमें हम 3 फेज के साथ एक न्यूट्रल जनरेट करते हैं और उसी न्यूट्रल को क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, जो कि एक पावर की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। अभी आप लोगों ने वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण देखा। अब जो हमारा अगला प्रकार है वह है क्रोड के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। इसमें जनरली 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर आपको यहाँ पर बताए गए हैं। जो पहला है कोर प्रकार का है, दूसरा है सेल प्रकार का है और तीसरा है बेरिंग प्रकार का है। ठीक, तो थोड़ा सा हम कोर के बारे में समझ लेते हैं कि कोर क्या होती है। वैसे हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से आपको बताते हैं कोर के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं। पहला, कोर का कार्य क्या होता है, चुंबकीय पथ प्रदान करना। जो हमारी कोर होती है वह क्या करती है, चुंबकीय फ्लक्स के लिए चुंबकीय पाथ या रास्ता प्रदान करती है। दूसरा, कोर के बारे में जो आते हैं क्वेश्चन, हम उनको थोड़ा सा पॉइंट में लिखने की कोशिश करते हैं। पहला, कोर का कार्य क्या होता है, चुंबकीय पथ प्रदान करना। जो कोर होती है वह हमारे फ्लक्स के लिए क्या करती है, चुंबकीय पथ प्रदान करती है। यह क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कोर किस धातु की बनी होती है, तो किस धातु की बनी होती है, सिलिकॉन इस्पात की। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन इस्पात। ठीक, सिलिकॉन इस्पात की मिश्र धातु से कोर बनाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि इसमें जो इस्पात में सिलिकॉन का प्रतिशत कितना होता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। यह परसेंट आपको अलग अलग थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी आपको यह 3.5% से 3.5% से यह 4.5 भी मिल जाएगा, 6 भी मिल जाएगा, या 3.33% से 4.5 के बीच में। ठीक, यह आपको सिलिकॉन की मात्रा देखने को मिलेगी किसमें, इस्पात में। ठीक, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है कि जो हम सिलिकॉन इस्पात का क्यों उपयोग करते हैं, तो हम एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं। जो हमारा सिलिकॉन होता है उसका जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वह बहुत कम होता है, और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम उसमें लैमिनेशन करते हैं। तो इसमें आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। 2 प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। यदि वो आपसे पूछता है कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो
तो आप एक लाइन में आंसर बताओगे कि हम क्या करते हैं, जो हमारी कोर होती है या वो जो उसमें पत्तियां लगी होती हैं उनका लेमिनेशन किया जाता है। किसके लिए? जो हमारी कोर होती है उसमें एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। और यदि वो पूछे कि हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो आप बताओगे कि हम इस्पात में सिलिकॉन की मात्रा को मिलाते हैं और वह मात्रा होती है 3.5 से 4.5 के बीच। कभी कभी यहाँ आपको 3.3 मिल जाएगा, यहाँ आपको 4.6 मिल जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, इसके बाद जो हमारा अगला है कि जो लेमिनेशन हम करते हैं उसकी मोटाई क्या होती है? वह होती है 0.35 से 0.5 के बीच में। ठीक, इसके बीच में कुछ भी हो सकती है। तो आपको यह क्वेश्चन ध्यान रखना है जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक, आप इनको थोड़ा सा नोट कर लें। ठीक, तो अब जो हमारा कर लिया। ठीक, तो अब जो हमारा अगला है वर्गीकरण में, तो वह है क्रोड के आधार पर। किसके आधार पर? क्रोड के आधार पर। इसमें जो हमारा पहला है वह है क्रोड के आधार पर। इस संरचना के आधार पर जो हमारे वर्गीकरण में अगला बिंदु है वह है कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, जनरली हम तो एल प्रकार की पत्तियों से कोर का निर्माण करते हैं। इसमें जो हमारी पत्ती, जो एल प्रकार की पत्ती होती है, एक सीधी पत्ती होती है इस प्रकार से। ठीक, और जो दूसरी पत्ती होती है इसको अपोजिट में इस प्रकार से क्या करते हैं, लगाकर हम किसका निर्माण करते हैं, कोर का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार ये हमारी एक आयताकार कोर बनकर हमारे सामने क्या हो जाती है, प्रस्तुत हो जाती है। इस प्रकार से हम इसमें कोर का निर्माण करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक ही चुंबकीय पाथ होता है। क्या होता है? एक ही चुंबकीय पाथ होता है। और जो आयताकार कोर बनती है इसमें फिर हम क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या करते हैं, इसमें लपेट दिया जाता है। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता के लिए हम जनरली किसका यूज करते हैं, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। आपको पता है इसकी दोनों भुजाओं में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लपटी होती है। इसमें एक चुंबकीय पाथ होता है और दो एल प्रकार की पत्तियों को मिलाकर ही इसकी कोर का निर्माण किया जाता है। और अभी आप लोगों ने कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण देखा, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर को देखा। ठीक, अब जो हमारा कोर की संरचना के आधार पर वर्गीकरण में जो अगला ट्रांसफार्मर का प्रकार है वह है सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। यह क्या होता है आप लोगों को समझने की कोशिश करना है। जब हम सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की कोर का निर्माण करते हैं तो इसमें हम ई टाइप और आई टाइप की पत्तियों से मिलाकर इसकी कोर को बनाते हैं। और उस पे हमें क्या होता है, दो चुंबकीय मार्ग प्राप्त हो जाते हैं। और जो बीच वाली भुजा होती है उस पर हम क्या कर देते हैं, बाइंडिंग को लपेट देते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी बीच वाली पत्ती होती है या जो हमारी बीच वाली भुजा होती है वह क्या बनाई जाती है, चौड़ी बनाई जाती है अपेक्षाकृत, जिससे कि हम उस पर क्या करें, प्राइमरी एवं सेकेंडरी बाइंडिंग को लपेट सकें। ठीक, हम इसका डायग्राम बना के आपको बताते हैं कि किस टाइप से आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको पता है कि पहले हम बनाते हैं ई कोर। तो आपकी क्या है, ये ई कोर हो गई। ठीक, अब इसमें जो हमारी बीच वाली कोर रहेगी वो क्या रहेगी, अपेक्षाकृत चौड़ी रहेगी। इन जो दो कोर होती है उनके माध्यम से क्या है, अपेक्षाकृत चौड़ी होगी। ठीक, और इसमें क्या किया हमने, एक आई प्रकार की पत्ती को लगाकर इस कोर को क्या कर दिया, यहाँ से बंद कर दिया। ठीक, इस प्रकार से यह कोर को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक,
और इसमें जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हम क्या करते हैं, इसी पर लपेटते हैं। किस पर लपेटते हैं, इसी बीच वाली भुजा पर हम क्या करते हैं, प्राइमरी और जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसी पर लपेटा जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि बीच वाली भुजा होती है चौड़ी होती है और यहाँ पर हमें 2 चुंबकीय मार्ग प्राप्त होते हैं सेल टाइप के ट्रांसफार्मर। ठीक, अब आप लोग बोलोगे सर इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज जनरली जहां पर हमें वोल्टेज को स्टेप अप और डाउन दोनों प्रकार का कार्य लेना होता है वहां पर हम सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो आया सभी को समझ में सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक, नहीं है कंफ्यूजन? ठीक, तो यहाँ जनरली हाँ एक चीज और है, हाँ क्या पूछ रहे थे, कहाँ लपेटते हैं? ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, LT और यहाँ पर HT। ठीक, इसका क्या हो गया, लो टेंशन हाई टेंशन, मतलब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कम वोल्टेज वाली को नीचे लपेटेंगे और हाई वोल्टेज वाली को ऊपर लपेटेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, कोर की संरचना के आधार पर जो हमारा अगला प्रकार का ट्रांसफार्मर है वह है बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। यह एक विशेष प्रकार की संरचना वाली कोर से निर्मित होता है जिसमें बहुत सारे चुंबकीय पाथ होते हैं और इस कोर में अधिक जगह होने की वजह से इसमें जो ऊष्मा होती है उसको भी विसरित होने के लिए अधिक स्पेस मिल जाता है। कहने का मतलब यह है कि यह कोर ऊष्मा को अच्छी तरह से क्या कर देती है, विकृत कर देती है, जिससे कि जो कोर है वह ठंडी रहती है। और यह जो बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर है यह विशेष प्रकार के कार्यों के लिए बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लीकेज धारा होती है वह बहुत कम होती है और जब लीकेज धारा कम होगी तो दक्षता क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी और दक्षता बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका यूज विशेष प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। और जब विशेष प्रकार के कार्यों के लिए बनाया जाएगा तो इसकी क्षमता भी अधिक होगी और इसका प्राइस भी अधिक होता है। ठीक, और यह जनरली आपको देखने के लिए बहुत कम मिलता है। इसमें एक प्रॉब्लम यह भी होती है, यदि यह जल जाता है तो इसको बाइंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए जनरली इसका यूज बहुत कम किया जाता है। इसकी जो कोर होती है उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि यह किस टाइप से डिजाइन की जाती है। मान के चलो क्या है, यह एक हमारा एक मेन कोर का हिस्सा है, यह हमारा एक मेन कोर का हिस्सा है और इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, बहुत सारी कोर को क्या कर देते हैं, इस प्रकार से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, इस प्रकार से है, इस प्रकार से बहुत सारी जो कोर होती हैं उनको हम इस प्रकार से क्या कर देते हैं, इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से हम इसमें जोड़ देते हैं। ठीक, और इसी के जो बीच वाला भाग होता है, इसी बीच वाले भाग में हम किसको, प्राइमरी एवं जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं। और जिससे क्या होता है कि इसमें हीट के निकलने के लिए बहुत जगह होती है और जो हमारी कोर है वह क्या होती है, ज़्यादा गर्म नहीं होती है। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से इसको आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह एक इस प्रकार से इसकी कोर का निर्माण होता है। ठीक, तो समझ में आया क्या होता है बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर। ठीक है, वर्गीकरण में जो हमारा अगला बिंदु है वह है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है, कैसे कहाँ कहाँ यूज होता है और किस प्रकार से वर्क करता है। सीधा यदि हम बोले सिंगल फेज एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर को हम सिंगल फेज कार्य करता है, या जो जनरली है जो इसमें वोल्ट का यूज हम करते हैं वह होती है 250 वोल्ट। कहने का जो हमारे घर में आती है 230 वोल्ट की सप्लाई, उसी पर यह क्या करता है, कार्य करता है। इसमें जो कोर होती है वह कोर प्रकार की भी हो सकती है और सेल प्रकार की भी हो सकती है और यह बहुत कम वोल्टेज क्षमता पर कार्य करते हैं।
जनरली जो घर में हमारे उपकरण लगे होते हैं, जैसे कि वोल्टेज स्टेबलाइजर हो गया, तुम्हारा इन्वर्टर हो गया, तुम्हारा टीवी रिसीवर हो गया, तुम्हारा रेडियो रिसीवर हो गया, इन सभी में जनरली कौन सा आपको यही सिंगल फेज ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं फेज की संख्या के आधार पर वर्गीकरण में जो हमारा अगला बिंदु है वह है 3 फेज ट्रांसफार्मर। यह क्या होता है उसको समझने की कोशिश करना। 3 फेज एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर को हम 3 फेज ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसका यूज जनरली हम स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर में करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम इसका यूज उत्पादन जहां बिजली बनती है उत्पादन केंद्र और डिस्ट्रीब्यूशन जहां से हम बिजली को क्या करते हैं स्टेप डाउन करने के बाद बांटते हैं हमारे कॉलोनी या हमारे शहर में, दोनों जगहों पर किया जाता है। इसमें जो कोर होती है वह आपको ध्यान रखना है, वह सेल प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की होती है? सेल प्रकार की। इसमें हम जो कोर यूज करते हैं वह सेल प्रकार की होती है। और जब हम इसमें स्टेप अप करते हैं तो हम जैसे कि हमने इसमें वोल्टेज दिया 11 kV, हम उसको स्टेप करते हैं 33 kV, 66 kV, 132, 220, 400 kV, सभी में हम स्टेप अप करते हैं। और साथ ही साथ जब ट्रांसमिशन होने के बाद हम क्या करते हैं, इसी ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर के माध्यम से वोल्टता को क्या करते हैं डाउन करते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकें उसको शहर या कॉलोनी में क्या कर सकें डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक, तो हम क्या करते हैं उसको डाउन करते हैं। अब वह भी इसी रेंज में होगी, जो हमारा 220 है वह 132 में जाएगा, जो 132 है वह किस में जाएगा 33 kV में जाएगा। ठीक, 33 kV 11 में जाएगा और 11 kV डाउन करने के बाद आपको क्या है जो 440 या जो 400 वोल्ट आपकी कॉलोनी में आता है वो आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। ठीक, यदि आप 3 फेज लेंगे तो आपको 440 वोल्ट मिलेगा और यदि आप सिंगल फेज लेंगे तो आपका एक फेज और न्यूट्रल के बीच में आपको कितना मिल जाएगा 230 या 220 वोल्ट। तो आया समझ में क्या होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर? ठीक है, आया।